स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम 4th सेमेस्टर के पेपर फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के एक अहम टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। यानी व्यापार संतुलन एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के निर्यात और आयात के मौद्रिक मूल्य के बीच का अंतर होता है। अगर हम मोटे मोटे शब्दों में देखेंगे तो इसका मतलब हुआ कुल निर्यात माइनस कुल आयात इक्वल्स टू व्यापार संतुलन। यानी हम निर्यात और आयात के बीच का जो अंतर जो होता है उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंतर होगा वो मौद्रिक मूल्य के रूप में होगा। हम देखेंगे जब किसी एक वर्ष में आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है तो इसे व्यापार घाटा कहा जाता है। यानी अगर हम आयात ज़्यादा कर लेते हैं और निर्यात कम करते हैं तो वो हमारा जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर होगा, वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हम उसको हम कह देंगे व्यापार घाटा। उसके प्रकार देख लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अनुकूल व्यापार संतुलन, अंग्रेज़ी में फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, और प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अंग्रेज़ी में कहेंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब हम आयात कम और निर्यात अधिक करेंगे तो हमारा जो है जो व्यापार जो होगा, विदेशी व्यापार जो होगा, हमारे पक्ष में जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक व्यापार संतुलन, और दूसरा नाम है अनुकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, यानी अगर निर्यात ऊपर जैसे कि हमने पढ़ा, निर्यात अगर ज़्यादा होगा, आयात कम होगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमारा व्यापार संतुलन, तो ये हमारे पक्ष में होगा। उसको हम लोग कहते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन। उसी का विपरीत यानी उल्टा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? अगर आयात अधिक कर देते हैं और निर्यात कम हो जाता है तो ये निगेटिव हो जाता है। यानी व्यापार संतुलन निर्यात कम आयात अधिक, तो क्या होगा? व्यापार संतुलन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नकारात्मक व्यापार संतुलन। ठीक है, या प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ये दो प्रकार के हमने पढ़ लिए, एक होता है अनुकूल व्यापार संतुलन और एक प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अब हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन क्या होता है। भुगतान संतुलन में किसी निश्चित समय अवधि में किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का समस्त विवरण दर्ज होता है। मोटे मोटे शब्दों में समझ लें हम कि ये विदेशी व्यापार का हमारा वार्षिक खाता होता है। यानी जिसमें हमारे सभी जितने भी ट्रांजैक्शन जो हमने किए हैं उसका विवरण दर्ज किया जाता है। जैसे हम बही खाते में हम लोग करते हैं, इसी तरह से हमारे विदेशी व्यापार का एक खाता होता है जिसमें हम सारे विवरण दर्ज कर देते हैं। उसको हम लोग कह देते हैं भुगतान संतुलन। इसमें हम लोग जो राशि जो लिखी जाती है वो हमेशा विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में लिखी जाती है। ठीक है, अगर हम अपने देश में व्यापार कर रहे हैं तो हम रुपये की बजाय हम इसको डॉलर में लिखते हैं। ये संतुलित और असंतुलित हो सकता है, लेकिन जैसे ही वर्ष ख़त्म होता है अंत में हम जो भी हमारा घाटा जो होता है हम उसको हमेशा अपनी बैलेंस शीट को हम लोग संतुलित कर देते हैं। संतुलित कैसे करते हैं? अगर हमारा असंतुलन बना हुआ है तो हम विदेश से जो है हम ऋण लेते हैं और जितना घाटा होता है हम उसको पूरा कर देते हैं। तो हमें अंत में हमारी जो बैलेंस शीट जो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो वो संतुलित हो जाती है। अब हम देखते हैं भुगतान संतुलन के असंतुलित होने के कारक। पहला हमारा कारक है राजनीतिक कारक, यानी राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक अस्थिरता। यानी राजनीतिक कारक भी हो सकते हैं कि सरकार सत्ता में आई और कुछ ही दिनों बाद उसकी सत्ता समाप्त हो गई अचानक किसी कारणवश। तो क्या हो जाता है, जब राजनीतिक अस्थिरता रहती है तो हमारे जो भुगतान संतुलन होता है वो असंतुलित हो जाता है। या जो नई सरकार बनी उसकी विदेशी नीति कुछ और थी जिसने हमारे व्यापार के ऊपर असर डाला, तो उससे भी हमारे जो भुगतान संतुलन होता है
वो असंतुलित हो सकता है। या सरकार किसी भी देश के साथ में राजनीतिक कारणवश जो है प्रतिबंध लगा देती है, तो उससे भी हमारी जो है आर्थिक स्थिति होती है उस पर असर पड़ता है, जो एक राजनीतिक कारक के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा हमारा सामाजिक कारक हो सकता है। बदलती संस्कृति, पसंद, रीति रिवाज आदि आयात निर्यात पर असर डालते हैं। यानी अगर किसी देश की संस्कृति है वो बदलती रहती है तो ये एक सामाजिक कारक है। उनकी पसंद बदल सकती है, लाइक डिसलाइक्स उनके होते हैं, रीति रिवाज हैं वो बदल सकते हैं। तो बदल गए तो पूरे जो उनकी पसंद थी वो पूरी बदल गई, यानी रीति रिवाज चेंज हो गए, संस्कृति बदल गई, तो इससे विदेशी व्यापार के ऊपर हमारे असर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, जिससे जो है हमारा जो भुगतान संतुलन है वो असंतुलित हो जाता है। तो ये एक सामाजिक कारक के रूप में देखा जाता है। तीसरा जो है हमारा आर्थिक कारक, अर्थव्यवस्था में बदलाव, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, राष्ट्र द्वारा विकासात्मक व्यय में बदलाव। यानी सरकार जो डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है उसमें कुछ उन्हीं ने बदलाव कर दिया, किसी क्षेत्र के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा किया हो, किसी क्षेत्र से उन्हीं ने पैसा कम कर दिया। हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव हो जाए तो ये हमारे आर्थिक कारक होते हैं जो भुगतान संतुलन पर असर डालते हैं। हमारी देश की जो मुद्रा चल रही है उसकी वैल्यू क्या है वो भी एक डिपेंड करता है। अगर वैल्यू बहुत कम है तो हमारे जो है ये एक आर्थिक कारक है जो भुगतान संतुलन पर असर डालेगा। अगर हमारी करेंसी बहुत मजबूत है तो ये भी अर्थव्यवस्था पर हमारे सकारात्मक जो है असर डालता है। आखिरी है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे सूखा, बाढ़, अनिश्चित बारिश हो जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ये सब जो कारक होते हैं जो प्राकृतिक कारणों की वजह से होते हैं, तो उससे देश की पूरी संरचना जो होती है, जो स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब सारा पैसा किस में लगेगा? उस जो डूबी हुई संरचना है, जो क्षतिग्रस्त संरचना है, उसको दोबारा निर्माण करने में। जब ऐसा होने लगता है तो हमारा जो है जो विदेशी व्यापार है वो सही से हो नहीं पाता है। तो ज़्यादातर हम जो भी व्यय करते हैं देश को दोबारा खड़ा करने के लिए व्यय करना पड़ता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये भुगतान संतुलन को ये असंतुलित कर देता है। अब देखते हैं भुगतान संतुलन में असंतुलन को कम करने के उपाय। पहला है अवमूल्यन, यानी डीवैल्यूएशन। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष गृह राष्ट्र की मुद्रा की मूल्य कम करना, इससे आयात महंगा तथा निर्यात सस्ता हो जाता है। यानी हम अपने देश, यानी जैसे हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत अपने देश की जो मुद्रा है उसका मूल्य कम कर देती है और विदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है और भारतीय मुद्रा सस्ती हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो हम चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं वो महंगी हो जाएगी और निर्यात जो हम कर रहे हैं, जिस देश की सापेक्ष में हमने अपनी करेंसी को डाउन किया है, कम किया है, वैल्यू उसकी कम करी है, तो वहाँ पर हमारा निर्यात सस्ता हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है डॉलर की वैल्यू को मेंटेन करते रहते हैं, क्योंकि सारा जो हमारा विदेशी व्यापार जो होता है वो डॉलर में ही होता है। दूसरा होता है अपस्फीति, यानी डिफ्लेशन। विदेशी बाज़ार में गृह राष्ट्र की वस्तु सस्ती हो जाती है तथा अपने देश में आयात की मांग कम होती है, अधिक कर तथा कम आय के कारण। यानी विदेशी बाज़ार में क्या होता है कि अपने जो हमने जो बनाया, जैसे भारत में हमने कोई चीज़ बनाई है तो वहाँ पर वो चीज़ सस्ती बिकेगी और आयात जो होता है वो महंगा कर दिया जाता है। कैसे? हम अधिक कर लगा देते हैं जो चीज़ें हम मंगा रहे हैं बाहर से। जैसे हम कोई गाड़ी मंगा रहे हैं, विदेशी कार मंगा रहे हैं, तो उस पर हम कर लगा देते हैं और लोगों की आय कम हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हम मंगा रहे हैं वो महंगी होती हैं और विदेशों में जो हम चीज़ें भेज रहे हैं वो सस्ती कर दी जाती हैं। इसे हम कहते हैं अपस्फीति। ये भी भुगतान संतुलन को में जो असंतुलन हो रहा है उसको कम करने का उपाय है। तीसरा है निर्यात को बढ़ावा। निर्यातक को कर में छूट, निर्यात उत्पादन को बढ़ावा, निर्यातक को आर्थिक सहायता देकर निर्यात को बढ़ावा देना। यानी जो निर्यातक हैं हम उनको छूट दे देते हैं कि हमारे यहाँ आए, व्यापार करें, हम आपको डिस्काउंट देंगे और हम आपको ये सुविधाएं देंगे। उनकी सुविधाएं बढ़ा दी जाती हैं, उनके उत्पाद में जो उनको सहायता प्रदान करी जाती है, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे क्या होता है कि निर्यातक जो हैं वो
अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे देश में वस्तुएं बनाकर और बाहर भेजते हैं। इससे क्या होता है, निर्यात बढ़ जाता है, तो हमारा जो भुगतान का संतुलन है वो उसमें जो असंतुलन आ गया है वो कम हो जाता है। फिर हम देखते हैं प्रशुल्क तथा कोटा। आयात कोटा लगाना अर्थात सरकार वस्तु आयात की निश्चित मात्रा तय कर देती है, आयात पर प्रशुल्क लगाकर आयात को महंगा कर देती है। यानी जो भी चीज़ें हम विदेश से मंगा रहे हैं सरकार एक कोटा निश्चित कर देती है कि जैसे हम कहते हैं कि विदेशी गाड़ी है, आप एक महीने में 100 से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, तो क्या होता है, हमने कोटा लगा दिया, अब इससे ज़्यादा तो बिकनी नहीं है, तो आयात जो है एक तरह से उस पर लगाम लग जाती है। दूसरा, प्रशुल्क लगा देते हैं हम कुछ टैरिफ लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो आयात करवा रहे हैं चीज़ें को हम, वो महंगी हो जाती हैं, तो लोग कम उसको मंगाएंगे, जो हमारे आयातक हैं वो उसको कम से कम मंगाएंगे। आखिरी देखते हैं, अन्य कुछ उपाय होते हैं, जैसे सरकार दूसरे देश से व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर असंतुलन को कम कर देती है। कोई हमारा कंट्री है जिससे हम विदेशी व्यापार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं कि यहाँ से हम व्यापार नहीं करेंगे। तो जब वहाँ से व्यापार होना बंद हो जाता है तो क्या होता है कि हम आयात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ निर्यात कर रहे हैं, तो ये भी व्यापार भुगतान संतुलन जो होता है उसमें असंतुलन को कम कर देता है। तो आज हमने जो है आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।